एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपके हिस्ट्री का 6 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर कोलोनियलिज्म एंड द सिटी। एंड आई होप सो कि अभी तक आपको कॉलोनी और कोलोनियलिज्म का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब ये जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका जो सिटीज़ की हालत हुई कॉलोनियल पीरियड में 1857 की क्रांति के बाद, उसके बारे में है। और मुख्यतः ये है आपकी दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर नाउ, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल सिटी। अभी कॉलोनियल रूल में यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो शहर थे उसका क्या हाल हुआ, तो ये इसमें जो है इस चैप्टर में आपका एक कंपेयरिंग की गई है, यानी लोगों की तुलना की गई है कि किस प्रकार से जो शहर थे वो जो पश्चिम के शहर थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वे किस प्रकार से तेज़ी से विकसित हो रहे थे। और जो जब हम भारत की बात करें तो यहाँ पे शहरों का जो है पतन होता चला गया। जो छोटे छोटे शहर थे या बड़े शहर थे, टाउन्स थे, जो अपने समय में किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, और उनका किस प्रकार से पतन हुआ और क्यों हुआ, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी 1857 की क्रांति को जब ब्रिटिशर्स ने 2 साल का पूरा वक्त लिया और उसको दबा दिया, उसके बाद इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अच्छे से कायम कर लिया। तो अब चूंकि इन्होंने जितने भी लोकल लीडर्स थे, बड़े बड़े एम्परर्स थे, सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो अब जो शहर थे, ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ, यानी वो शहर जिनके ऊपर ये सारे नवाब, ये राजा शासन किया करते थे, उनके साथ क्या हुआ। तो अभी जो आपके शहर थे, हर जगह हर शहर की हिस्ट्री अलग अलग थी। क्योंकि भाई जैसे कोई जगह आपका मुख्य पोर्ट एरिया था, कोई आपका कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था, कोई आपका मिंद्रो के लिए फेमस था, तो सबकी दुर्गति जो है वो अलग प्रकार से हुई थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मदुरई की, मदुरई जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है, तो यहाँ पे मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल बहुत प्रख्यात है। तो यहाँ पे जो गोपुरम है, ठीक है, ये इसकी खासियत है क्योंकि ये जो है कहीं से भी दिख सकता है। गोपुरम पता है आपको, इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल। तो मदुरई क्यों फेमस था? अपने मंदिरों के लिए। और सेम टाइम अभी हम आपका ढाका की बात करें, ठीक है, तो ढाका भाई इट इज़ वॉज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर। यहाँ पे मलमल और जामदानी वीविंग बहुत फेमस थी यहाँ पे। अब जो सूरत था, तो इट वॉज अ सिटी वे द ब्रिटिश फर्स्ट लैंड इन इंडिया। अब पोर्चुगीज़ और डच ने भी यहाँ पे अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए थे, यहाँ पे अपने सेंटर बनाए थे। एंड मोर देन आई थिंक 84 से ज़्यादा कंट्रीज़ की जो शिप्स थी वो यहाँ पे आके लगती थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हार्बर था इसका। और ऑफ कोर्स कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे बहुत फेमस था। तो देखा, यहाँ पे सबकी विशेषता जो है वो अलग अलग थी। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके पाश्चात्य जो देश थे, है ना, वहाँ पे जो आधुनिक शहरों का उदय हो रहा था और बहुत तेज़ी से जो इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई थी, जो नई नई मशीनें ईजाद हुई और जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ा, तो प्रोडक्शन बढ़ने से यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी, तो टाउन्स बहुत तेज़ी से ग्रो किए। तो अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको, ब्रिटेन में जो आपके लीड्स और मैनचेस्टर थे वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुए 19वीं और 20वीं शताब्दी में। क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया। क्यों भाई, सबको नौकरी चाहिए थी, सब नौकरी की तलाश में, अच्छे हाउसिंग फैसिलिटीज़ के चक्कर में और बाकी जो भी सुविधाएं चाहिए उस चक्कर में लोग यहाँ पे जो है आने लग गए। तो यहाँ पे टाउन्स जो है वो ग्रो करने लग गए। लेकिन अब इसकी तुलना में जो इंडिया था, इंडिया के शहर जो एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। क्यों? ऐसे कौन से कारण थे? ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी आपका जो आपने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट थे, ठीक है, जहाँ पे कि भाई जैसे कि आपको पता है कि ये व्यवसायी बन के आए थे हमारे यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे ये शासक बन गए। तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसे आपका बंगाल था, मद्रास था, फिर आपका सूरत था। तो यहाँ पे इन्होंने पहले अपनी ट्रेडिंग पोस्ट कायम की थी, यानी पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, उन जगहों को 18th सेंचुरी के वक्त में इनको अपनी प्रेसिडेंसी बना दिया था। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पॉर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। अब प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जिसको कि प्रशासन के कार्यों के लिए बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो इसके लिए जो कॉलोनियल इंडिया था उसको 3 भागों में इन्होंने बांट दिया था, यानी इन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक बंगाल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब ये कहाँ से डेवलप हुई थी? ये यहाँ से डेवलप हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको अपनी फैक्ट्रीज बनाया था, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन का काम करते थे, वेयर हाउस बना रखी थी, अपनी सारी ट्रेडिंग का काम करते थे। ठीक है, तो ये इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो इसी को इन्होंने डेवलप करके प्रेसिडेंसी बना दी आपकी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो अब ये जो है मुख्य
बिंदु हो गए जहाँ से कि आपकी जो ब्रिटिश पावर थी वो अलग अलग प्रांतों पे जो है अपनी हुक्म चलाती थी, उनको कंट्रोल करती थी। अब उसके तुलना में जो छोटे छोटे शहर थे वो कोलैप्स हो गए, वो पतन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत से शहर ऐसे थे जो किसी ना किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज थे। तो अब चूंकि जो चीज़ का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसकी डिमांड घट गई। तो डिमांड घटने से क्या हो गया, क्योंकि भाई डिमांड आती थी तो ये लोग बनाते तो उसको बेचते थे, लेकिन जब ये चीज़ ख़त्म हो गई तो ये बना नहीं पाए। तो इससे जो आपके ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे और जो पोर्ट्स थे वो अब जो है अब इसके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो आपकी फ्लो हो रही थी ट्रेड की, ये सब कहाँ चले गए थे, अब नए शहरों की तरफ चले गए थे, क्योंकि अब सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में था। तो वो जहाँ पे अपना मेन सेंटर बनाए थे अब वहाँ चला गया। तो जो पुरानी चीज़ें थी वो अब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ओके, अब कारण क्या था भाई? कारण ये था कि वहाँ के जो रीजनल पावर्स थे कोलैप्स हो गए। राजा महाराजा नवाब जो भी वहाँ शासन करते थे, चीज़ों को देखते थे, भी ख़त्म, सबको ब्रिटिश ने हरा दिया था। अब नई जगह को इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट बना लिया, क्योंकि भाई इनको अब ये देखना था ना कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम बैठ के पूरा साम्राज्य अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एक प्रक्रिया थी इसको कहा गया डी अर्बनाइजेशन। यानी दो शब्द हैं यहाँ पे, एक अर्बनाइजेशन और एक आपका डी अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे शहरों का विकास होता है, और डी अर्बनाइजेशन यानी जहाँ शहरों का आपका पतन हो रहा है। तो अब आपके जैसे शहर हो गए, मछलीपट्टनम है, सूरत है, श्रीरंगपट्टनम है, ये सब डी अर्बनाइज हो गए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है। अब मछलीपट्टनम जो कि आपकी कलमकारी पेंटिंग के लिए जाना जाता था। कलमकारी पेंटिंग क्या, भाई कलम से जहाँ पेंटिंग की जाती थी तो कलमकारी पेंटिंग कहलाता था। अब यहाँ पे आपकी जो टेक्सटाइल थी, स्पाइसेस था, इसका अच्छा ट्रेडिंग होता था। और सूरत आपको पता है पोर्ट एरिया था। ठीक। फिर श्रीरंगपट्टनम, अब ये आपका कैपिटल था मैसूर किंगडम का, और आपको पता है यहाँ पे टीपू सुल्तान, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। ठीक। तो ये सब जो है आपका, ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये अब आपके पतन के कगार पे आ गए। अब जो है अर्ली 20th सेंचुरी तक मात्र 11% इंडियन जो है वो शहरों में रह रहे थे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी दिल्ली का हाल जो है वो ब्रिटिश के अंडर में किस प्रकार से हुआ, मतलब अब ये दिल्ली की कहानी बता रहे हैं आपको, व्हाट हैपेंड टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। अभी न्यू दिल्ली बनने से पहले और कितनी दिल्लियाँ थीं, यानी ये दिल्ली आज की नहीं है, 1000 साल तक, 1000 साल के ऊपर तक ये न जाने कितनी बार यहाँ पे कितनी उठापटक हुई, कितने शासक प्रशासक आए, न जाने कितने लोग यहाँ पे राज किए। ठीक। लेकिन दिल्ली आज भी वही है और आज भी वो मुख्य हृदय मानी जाती है इंडिया की। तो जैसे दिल्ली अभी आपकी कैपिटल है मॉडर्न इंडिया की, ठीक है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, आज से 1000 साल पहले तक भी ये बहुत बार कैपिटल बन चुकी, और ना जाने कितनी जगह यहाँ पे आपकी कैपिटल सिटीज़ बनी गिरी। ठीक। और छोटे छोटे एरियाज़ में इसको शिफ्ट किया जाने लग गया है ना। जमुना नदी के किनारे आपकी ये बसी हुई है, और जो जो कैपिटल बने फिर वो ध्वस्त हुए पुराने वाले, फिर नए बनते चले गए। तो इनके रिमेन्स अगर आप देखना चाहेंगे, इनकी टूटी फूटी चीज़ें, तो आप कभी अगर मॉडर्न दिल्ली में घूमने जाएं तो कभी आप इनको देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें से बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ हैं जो कि 12th और 17th सेंचुरीज़ में जो हैं बनाई गई थी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं। ठीक। तो जब आपकी जो सिटी थी दिल्ली, इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ था वो शाहजहाँ के काल में हुआ था। ठीक है। तो शाहजहानाबाद इनके द्वारा बसाया गया था। इट बिगन इन 1639 एंड कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट, पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड सिटी एडजॉइनिंग इट, लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। आप सबको पता है लाल किला जो है लाल पत्थर का बना हुआ है। Contained in the palace complex to its west lay the walled city with 14 gates. The main street of Chandni Chowk and the Faiz Bazaar were broad enough for royal processions to pass. A canal ran down the center of the Chandni Chowk. यानी आप अब यहाँ देखेंगे तो ये पूरा एक खाका खींचा हुआ इन लोगों ने शाहजहानाबाद का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका लाल किला है, लाल किले के बगल से आपकी यमुना रिवर बह के जा रही है, और ये पूरा का पूरा शहर जो है ये दीवार से घिरा गया था। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार थी। अब मिडिल में आपका चांदनी चौक। ठीक। और फिर बाद में यहाँ पे दरियागंज दिखाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इतना ज़्यादा जो यहाँ पे चौड़ा चौड़ा आपका बाज़ार था, रोड थी, कि यहाँ पे अगर किसी शाही सवारी जब पास होती थी उसके लिए अच्छी खासी जगह हुआ करती थी, और कैनल्स थे यहाँ पे। ठीक है। ठीक आपके कहाँ, चांदनी चौक के सेंटर में। ठीक है। तो ये आपको शाहजहानाबाद का एक फिगर दे रखा है। नाउ सेट एमिस्ट डेंसली पैक्ड मोहल्लाज। अब इसके बीच में जो है ये जो आपके मोहल्लाज थे ये बहुत ज़्यादा सघन तरीके से बसे हुए थे। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सघन थे। ठीक है। आबादी डेंस थी यहाँ पे, और बहुत सारे बाज़ार पाए जाते थे।
अब यहाँ पे जो जामा मस्जिद थी, ओके, जामा मस्जिद वॉज अमॉन्ग द लार्जेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। ठीक, आपको अच्छे से पता है जामा मस्जिद जो है सबसे बड़ी और सबसे ग्रैंड आपकी मस्जिद है इंडिया में। एंड देयर वाज नो प्लेस हायर दैन दिस मॉस्क्यू विद इन द सिटी देन, मतलब उस वक्त की बात बता रहे हैं कि उस वक्त में जामा मस्जिद से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग उस वक्त कोई हुआ नहीं करती थी। नाउ दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां टाइम वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। ठीक है, अभी तो उन्होंने शहर की बात की, शाहजहानाबाद किस प्रकार से बना हुआ था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, और अब उन्होंने फिर जामा मस्जिद के बारे में बताया। फिर अब ये बात कर रहे हैं सूफी कल्चर की। ठीक है, सो इट हैड सेवरल दरगाहs, खानकाज एंड ईदगाहs। अब देखिए, दरगाह का मतलब क्या होता है, द टॉम्ब ऑफ अ सूफी सेंट, एंड खानका क्या है, अ सूफी लॉज ऑफन यूज्ड एज अ रेस्ट हाउस फॉर द ट्रेवलर्स एंड द प्लेस वेयर पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, गेट द ब्लेसिंग ऑफ सेंट्स एंड हियर सूफी म्यूजिक। ठीक है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जो यात्री आते थे वे आराम करते थे और लोग यहाँ पे डिस्कशन किया करते थे बहुत से स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर, और अपने जो उनके सेंट थे उनकी आशीर्वाद लिया करते थे और सूफी म्यूज़िक को सुना करते थे। फिर ईदगाह क्या होता है, इट इज़ एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम्स प्राइमरली मेंट फॉर ईद प्रेयर्स। ईदगाह में लोग जो हैं अपनी नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, अब कलदेसा क्या है, इट इज़ अ स्ट्रीट विद अ डेड एंड, मतलब इतनी लंबी गली जिसकी कोई आपको अंत जो है नज़र में ना आए। ठीक, इतनी लंबी लंबी गलियाँ थीं और इसमें बहुत से वाटर चैनल्स थे। ठीक है, सो दे वे द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेसिडेंट्स, ये एक इनका गर्व का विषय था, मतलब इतनी अच्छी तरीके से लोगों को चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया था। नो वंडर द पोएट मीर ताकी मीर सेड, अब इस दिल्ली के बारे में जो आपके पोएट हैं मीर ताकी, उन्होंने कहा था, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आरंट मियर स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। तो इन्होंने तारीफ़ की हुई है कि ये दिल्ली की जो गलियां हैं ये मात्र गलियां नहीं हैं, ये किसी आर्टिस्ट की जो है लगता है किसी ने पेंटिंग बनाई हुई है। मतलब उस दिल्ली की सड़कें, उसकी गलियां और उसकी जो भी खूबसूरती थी उसको जो कि एक एल्बम की तरह बताया गया कि एक पेंटर की एल्बम की तरह है, उसके बाद भी उसमें कुछ ऐसी खामियां थी तो उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। नाउ दे आर टेलिंग हियर, yet even this was no ideal city and its delights were enjoyed only by some। यानी दिल्ली की खूबसूरती की उन्होंने जो बयान किया है कि किस प्रकार से शाहजहानाबाद में जो चांदनी चौक था और आपका जो दरियागंज का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे कैसे आपकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती होने के बाद भी जो ये डिलाइट्स थे, यानी सिटी की जो अच्छी चीज़ें थी, ये जो है सबके द्वारा एंजॉय नहीं की जाती थी। यानी यहाँ पे बहुत कम लोग थे जो कि इसको एंजॉय करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक गरीब और अमीर का भेदभाव था वो देखने में आता था। ओके, देयर वेर शार्प डिविजन्स बिटवीन रिच एंड द पुअर। अभी यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ये एक भेदभाव जिन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। हवेलीज और मैंशंस वेयर इंटरस्पर्ड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउसेस ऑफ द पुअर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, यानी जो रिच लोग थे, अमीर लोग थे, उनकी जो हवेलियाँ थीं, ठीक है, अब इसके साथ बहुत सारे ऐसे कच्चे घर थे जिसमें कि गरीब लोग रहा करते थे। ओके, सो द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री एंड डांस वॉज यूजुअली एन्जॉयड ओनली बाई मैन। तो अभी इसमें जो आपकी खूबसूरत दुनिया होती है जहाँ पे खूब ज़्यादा कविताबाजी चलती थी, जहाँ पे नाच गाना हुआ करता था, तो इसमें जो है कुछ ही जो आदमी थे उसको एंजॉय करते थे। एंड फर्दर मोर सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस ऑफन लेड टू सीरियस कन्फ्लिक्ट्स। अब जब ये लोग इस प्रकार की एंजॉयमेंट किया करते थे तो अक्सर इन लोगों के बीच में जो है झगड़े हो जाया करते थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। अभी आप सोर्स 1 को देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो आपके मीर ताकी मीर थे, पोएट थे, उन्होंने कुछ शब्द इन्होंने अपनी दिल्ली के बारे में लिखे हैं। दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतखाब। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं आपको, इन 1739 दिल्ली हैड बीन सैक्ड बाय नादिर शाह and plundered many times, expressing the sorrow of those who witnessed the decline of the city. The 18th century Urdu poet मीर ताकी मीर said। अब 1739 में जो आपके नादिर शाह थे, ईरान के शासक थे ये शाह, और इन्होंने जो है दिल्ली पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इसमें से
जो भी आपका ख़जाना था, यानी इन्होंने दिल्ली को लगभग पूरा खाली कर दिया था और आक्रमण करके इन्होंने बहुत आसानी से इसको जीत भी लिया, क्योंकि उस वक्त आपका जो मुग़ल डायनेस्टी था वो चरमरा चुका था, बहुत ज़्यादा वो डिक्लाइनिंग उस पर था, तो इतनी शक्ति नहीं थी उस वक्त शासकों में कि वो इनका सामना कर सके। तो नादिर शाह ने जो है दिल्ली पे आक्रमण किया, उसका ख़जाना लूटा और उसके बाद इसकी हालत बहुत दयनीय कर दी। तो जो आपकी उर्दू पोएट हैं मीर ताकी मीर, वो लिख रहे हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतकाम, हम रहने वाले हैं उसी उजरे दयार की। आई बिलोंग टू द सेम ruined टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच वॉज वंस अ सुप्रीम सिटी इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने दुख बयान किया है कि दिल्ली जो कि एक वक्त में पूरी दुनिया की एक सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था, कि बहुत ही अच्छी शहर है, वो आज जो है एक लूटी हुई, ठीक है, लूटी हुई टेरिटरी रह गई है, एक टूटी फूटी बर्बाद टेरिटरी हो गई है। मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। Now in 1803, British gained control of Delhi after defeating the Marathas, since the capital of British India was Calcutta. अब ब्रिटिश जो थे, इन्होंने जब मराठास को हरा दिया उसके बाद इन्होंने दिल्ली पे अपना एकाधिकार कर लिया, और उस वक्त आपकी जो इंडिया में जो ब्रिटिश बैठे थे उनकी राजधानी जो है कलकत्ता हुआ करती थी। और उस वक्त के जो मुग़ल एम्परर थे, तो उस टाइम में 1803 में जो आपके मुग़ल एम्परर थे वो थे आपके शाह आलम द्वितीय। तो उनको जो है इस बात की परमिशन दी अंग्रेज़ों ने कि वे जो है लाल किले की जो आपका पैलेस था उसमें वो रह सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911 व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब हम जो मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 1911 के बाद हुई थी, जब दिल्ली आपका ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर डेमोलिशिंग अ पास्ट। Before 1857, developments in Delhi were somewhat different from those in other colonial cities. अब 1857 की जो क्रांति थी उस वक्त में ये दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति से पहले दिल्ली में जो भी विकास हो रहा था, जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये उससे अलग थी जो आपके कॉलोनियल सिटीज़ थे, यानी जो कि अंग्रेज़ों के अधीन में थे, उपनिवेश थे जो शहर, उसकी डेवलपमेंट और दिल्ली की डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर था। तो जो आपका मद्रास था, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता, ठीक है, द लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वेयर शार्पली सेपरेटेड। अभी इसमें ये बात कर रहे हैं कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जहाँ पे भारतीय और ब्रिटिश रहा करते थे, तो इनकी जो रहने की दशाएं थी, स्थितियाँ थी, इनमें काफ़ी फ़र्क था। अब देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है टेस्ट में पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए, जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो जिस एरिया में रहते थे उसको कहा जाता था ब्लैक एरियाज़। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ के लोगों को कहा जाता था कि आप काले हैं, ठीक है। तो इंडियंस जहाँ पे रह रहे हैं उसको कहा जाता था ब्लैक एरियाज़, और जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वे जहाँ रहते थे उस एरिया को कहा जाता था वाइट एरियाज़। ओके, और ये बहुत ही प्रॉपरली बने होते थे। इन दिल्ली, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी, ठीक है। अभी ये आपकी 19वीं शताब्दी के आधे तक जो आपके अंग्रेज़ थे, वे अगर भारतीयों के साथ रहते थे तो वे सिर्फ वह भारतीय हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अमीर थे, और इनकी सिटी जो है वो वॉल्ड थी। वॉल्ड माने पूरी तरीके से ये दीवार से घिरी हुई थी, यानी इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर रखा था, ठीक है, बिकॉज वी आर वाइट, हम सुप्रीम हैं, तो इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया था। द ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय उर्दू, पर्सियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स। अब अंग्रेज़ जो हैं वे उर्दू और पर्सियन की जो संस्कृति थी उसको वे लोग क्या करते थे, लर्न करते थे, ठीक है, उसका हिस्सा बनते थे, और जो भी आपकी वहाँ पे कविताबाजी होती थी या जो भी आपके फेस्टिवल्स मनाए जाते थे उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। अब उसके बाद 1792 में जब दिल्ली में आपका कॉलेज खुला था, ठीक, तो इससे जो है एक बहुत बड़ी जागृति आई, यानी इससे एक फ़्लो आया, ठीक है, आपका जो विज्ञान था, फिर आपका जो आर्ट्स था, ओके, इट लेड टू अ इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंसेस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़, और किस भाषा में, उर्दू भाषा में,
ठीक है। इन जो आपके सब्जेक्ट्स थे विज्ञान का और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की जो आपकी पढ़ाई थी, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और वो इसकी लैंग्वेज, जिस भाषा में इसको जो है पढ़ा लोगों ने, वो भाषा हुआ करती थी सबसे ज़्यादा उर्दू में। एंड मैनी रिफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 एज ए पीरियड ऑफ द दिल्ली रिनेसेंस। अब बहुत लोग 1830 से लेकर 1857 तक का जो ये साल था, ये जो एक वक्त था, इसको इन्होंने दिल्ली रिनेसेंस का नाम दिया। अब देखिए रिनेसेंस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, ठीक है, नहीं जागृति, जब बहुत ज़्यादा विकास होता है उसे हम लोग कहते हैं रिनेसेंस। ओके, नाउ सी द मीनिंग ऑफ रिनेसेंस हियर, literally rebirth of art and learning. It is a term often used to describe a time when there is a great creative activity. ठीक है, नहीं जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो कला है, संस्कृति है, उसका दोबारा से पुनर्जागरण हुआ है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, तो उसे कहा जाता है रिनाइसेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 1857। तो ये जिस पुनर्जागरण की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब जो है 1857 के क्रांति से पहले की बात है। ओके, जब तक ये क्रांति हुई नहीं थी, लोगों ने बगावत नहीं की थी, उस टाइम तक की ये बात हो रही है। ओके, अब उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो तब कैसे चीज़ें बदल गई। अब देखिए, जब ये आपकी क्रांति हो गई इतने बड़े दौर पर, तो इसमें जो है आपका जब रिवोल्ट हुआ था, अभी जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट आपके जो रिबल्स थे, यानी जो भी आपके क्रांतिकारी थे, वे सारे के सारे दिल्ली शहर में आए थे, वहाँ से पैदल चल के, मेरठ से, ठीक है, और पूरी रात ये सब पैदल चलते रहे। अगली सुबह जो ये दिल्ली पहुँचे और वहाँ पे जाके इन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को मनाया, उनसे विनती की कि आप हमारे लीडर बन जाइए, ठीक है, और आप हमारे इस रिवोल्ट में साथ दीजिए। तो अब जो इसके बाद दिल्ली थी, ओके, ये तकरीबन काफ़ी लंबे समय तक, यानी 4 महीने के अंतराल तक ये पूरी तरीके से आपके रिवोल्ट के इन्फ्लुएंस में रही, यानी यहाँ पर आपकी क्रांति 1857 की क्रांति जो है वो होती रही। अब जब उसके बाद 2 साल का टाइम लेने के बाद ब्रिटिश ने जब इस 1857 की क्रांति को दबा दिया और दोबारा इस शहर पे कब्ज़ा किया, ओके, उसके बाद इन्होंने एक भूखे शेर की तरह दोबारा अटैक किया दिल्ली के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये गुस्से से और बदले की भावना से भरे हुए थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वे भारतीय, जिनको कि ये काला कहते हैं, असभ्य, जंगली और बर्बर कहते हैं, और सोच रहे थे कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इतने बड़े तौर पे इन्होंने जब इतनी बड़ी बगावत को अंजाम दिया तो ये इन लोगों को पचा नहीं, और इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने जो है एक कैंपेन चलाया, ठीक है, किसका, रिवेंज और प्लंडर, मीन्स इन लोगों को दबाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से फिर क्या किया, इन्होंने दोबारा से रीअटैक किया। ठीक, अब जो आपकी फेमस पोएट हैं गालिब साहब, इन्होंने जो है ये उस वक्त के आई विटनेस थे, इन्होंने उस चीज़ों को देखा हुआ था, विटनेस द इवेंट्स ऑफ द टाइम, उस वक्त इन्होंने अपनी आँखों से देखा और उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बताया है। द रैन सैंकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857, यानी किस प्रकार से 1857 में किस प्रकार से दिल्ली में इतनी भयंकर उथल पुथल हुई। तो ये कहते हैं व्हेन द एंग्री लायंस द ब्रिटिश, ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो आपके ये जो शेर थे, यानी ब्रिटिश शेर की तरह इन्होंने बहुत ही गुस्से में भर कर इन्होंने क्या किया, ये सब टाउन में घुसे, ठीक है, और जितने भी असहाय और बेचारे जो कमज़ोर लोग थे उन लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ओके, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखने से ही आपको एहसास होगा कि कितनी निर्ममता से, कितनी कठोरता से इन्होंने लोगों से बदला लेना शुरू किया। ऐसे निहत्थे लोग, असहाय लोग जिनके पास हथियार नहीं थे, जो बेचारे थे, उनको इन्होंने मारना शुरू किया, उनके घर जला दिए। ओके, अब इसमें जो बहुत सारे लोग थे, औरतें थी, आदमी थे, ठीक है, और जो आम जनता थी और जो आपकी नोबल मैन थे, दे पोर्ड आउट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द 3 गेट्स एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज़। अब लोगों ने भागना शुरू किया, ठीक है, जब इतनी बड़ी मात्रा में ब्रिटिश ट्रूप्स घुसी आर्म्स के साथ और मारना शुरू किया तो लोग डर के मारे फटाफट ये लोग दिल्ली से बाहर निकले, और जो भी आपके 3 गेट थे उसके उस रास्ते के ज़रिए बाहर निकल के इन्होंने जो है शरण ली। वो छोटे छोटे समुदाय थे, ठीक है, और जो आपके टॉम्ब थे अपने शहर के बाहर, वहाँ पे जाके इन्होंने छुपा लिया अपने आप को। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा, ठीक है। तो अब ये ब्रिटिश जो हैं ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये खौफ पैदा करना चाहते थे कि तुमने इतनी हिम्मत तो इस बार दिखा दी, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आप ऐसी हिम्मत दिखाओ, देखो उसका नतीजा क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बहुत निर्ममता से लोगों को मारा, उनको खदेड़ा, और बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने बर्मा भेज दिया था, ठीक है। इसने मुकदमा चला के इसको उम्र कैद की सज़ा दे के रंगून भेजा था।
एंड जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, डिसमेंटल हिज कोर्ट, रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेसेस, क्लोज डाउन गार्डन्स एंड बिल्ट बैरक्स फॉर ट्रूप्स इन देयर प्लेस। ठीक है, अब बहादुर शाह जफ़र को जब इन्होंने वहाँ से बर्मा भेज दिया, उसके बाद जो भी उसका दरबार था उसको खारिज किया, उसके जितने भी पैलेसेस थे, ठीक है, सब इसने मिटा दिए, ख़त्म कर दिए, उसके गार्डन बंद कर दिए, और जो भी उसकी बाकी की जगह थी वहाँ पे इन्होंने अपने सेना के लिए बैरक्स बना ली, उसकी छावनी बना दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोर्स 2 में आप देख सकते हैं, देयर वॉज वंस अ सिटी ऑफ दिस नेम। यहाँ पे गालिब साहब जो हैं वे दिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि क्या दुर्दशा हुई थी दिल्ली की। गालिब लेमेंटेड द चेंजेस दैट वेर ऑकरिंग एंड रोट सैडली अबाउट द पास्ट दैट वाज लॉस्ट। तो ये जो है दिल्ली का जो इतिहास था उसके बारे में लिख रहे हैं कि दिल्ली का जो इतिहास इतना खूबसूरत था वो किस प्रकार से कहीं खो गया। तो क्या लिख रहे हैं, व्हाट कैन आई राइट, द लाइफ ऑफ दिल्ली डिपेंड्स ऑन द फोर्ट, चांदनी चौक, द डेली गैदरिंग्स एट द जमुना ब्रिज एंड द एनुअल गुल फरोश। ये पास्ट बता रहे हैं, यानी अतीत बता रहे हैं कि जो दिल्ली में ज़िंदगी थी किस प्रकार से, वहाँ का जो लाल किला था, जो चांदनी चौक था, और जो लोग रोज़ जमुना के ब्रिज पे, पुल पे पास जो लोग इकट्ठे होते थे, गुलफरोश यानी जो वहाँ पे एक फ्लावर्स का फेस्टिवल मनाया जाता था हर साल, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर नो लॉन्गर देयर, हाउ कैन दिल्ली लिव, यानी दिल्ली की पहचान है ये सब पहचान थी उस वक्त, ये जो खूबसूरती थी, जब अब ये सब नहीं रह गई, ख़त्म हो गई, तो अब दिल्ली कहाँ से रहेगी, हम कैसे रहेंगे। येस, देयर वॉज वंस अ सिटी ऑफ दिस नेम इन द डोमिनियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पास्ट बता रहे हैं कि हाँ एक ऐसा शहर हुआ करता था। तो ये दिल्ली की बर्बादी को बयां कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। अब चूँकि ब्रिटिश पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे, तो वे चाहते थे कि दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए मुग़ल साम्राज्य को भूल जाए कि कभी यहाँ पे मुग़ल शासन भी हुआ करता था। सो द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स। ठीक है, अब होता है ना कि हम रबर से जिस प्रकार से हम ड्राइंग मिटाते हैं, तो ब्रिटिश ने मिटाना शुरू किया हर वो निशानी जो कि मुग़ल एम्परर या मुग़ल साम्राज्य की याद दिलाती थी। तो इन्होंने सबसे पहले जितने भी खूबसूरत गार्डन्स हुआ करते थे, जो भी उनके पेवेलियंस थे, जो मॉस्क्यूज़ थे, इवन जो तुम्हारे जो आपके मंदिर वगैरह थे, सबको इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से हटाना वहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे, एक इसका बहुत बड़ा रीज़न था, वो था आपका सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि ब्रिटिश मार तो रहे थे लोगों को, लेकिन अंदर से वे खुद बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ताकि दोबारा 1857 जैसी क्रांति ना हो, इसीलिए वो सारे स्टेप्स उठा रहे थे। नाउ मॉस्क्यूज इन अ पर्टिकुलर वे आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेस। अब बेसिकली लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया मस्जिदों पे। ठीक है, तो मस्जिदों को या तो लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, या फिर इसका कुछ और इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, यानी उसको दूसरा रूप दे दिया। जैसे बताया जा रहा है कि जीनत अल मस्जिद थी, ठीक है, इसको क्या किया इन लोगों ने, बेकरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नो वर्शिप वॉज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स। और अगले 5 साल तक जामा मस्जिद के बारे में अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, कि उसके बारे में अभी हमने जो शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद के बारे में बताया गया है, कितना ऊंचा था वो, कितना ज़्यादा बड़ा एक मुस्लिमों की नमाज अदा करने की जगह थी, तो उसको उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी कि अगले 5 साल तक यहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एंड 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स कैनल्स वे ऑफ फिल्ड अप। अब 1/3 से ज़्यादा जो आपका शहर था उसको इन्होंने पूरी तरीके से गिरा दिया, तोड़ दिया, जितने भी कैनल्स थे उसको इन्होंने भर दिए। अब देखिए, इन द 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वेयर ब्रोकन टू एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपैंड बियॉन्ड द वॉल्स। अब जितनी भी आपने देखा था शाहजहानाबाद जो है वो पूरी तरीके से जो है आपका दीवार से घिरा हुआ था। जो इसकी जो पश्चिम की दीवार थी उसको जो इन लोगों ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये लोग रेलवे बिछाना चाहते थे, रेलवे लाइन, ठीक है, ताकि ये सिटी को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, यानी दीवार तोड़ के सिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। नाउ द ब्रिटिश बिगैन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी। अब इन्होंने क्या किया, अपनी जो रहने की जगह थी, ठीक है, सिविल लाइन एरिया बना ली,
ठीक है, वो थी आपकी नॉर्थ में, यानी जो इंडियंस आपके वॉल्ड सिटी के अंदर रह रहे थे इन्होंने उससे अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया. नाउ द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन इन 1877. अब जो कॉलेज शुरू हुआ था जिसमें कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की प्रॉपर लर्निंग चल रही थी, उसको इन्होंने रोक कर उसको एक छोटे से स्कूल का रूप दे दिया और अंततः 1877 में उसको इन्होंने बंद कर दिया. ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी चैप्टर आपका देख लिया है. तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है इसको हम लोग दूसरे क्लास में कवर करेंगे. सो व्हाट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट टिल व्हाट वी हैव लर्नड हियर नाउ. तो आपका कॉलोनियल रूल में शहरों में हमने देखा किस प्रकार से बदलाव हुआ. ठीक है, यानी जो आपके शहर थे, यानी हर शहर अपनी एक अलग बात के लिए मशहूर था. ठीक है, भाई कहीं पे तो आपका जो पोर्ट एरिया है सूरत है, या फिर कहीं पे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे भाई मदुरई है. तो ये जो आपके अलग अलग शहर हैं, ठीक है, इनमें किस प्रकार से बदलाव आया. तो इनमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो इन्होंने ये बताई है कि जिस प्रकार की विकास जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहे थे, यानी जो आपकी औद्योगिक क्रांति हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके वजह से जो वहाँ पे प्रॉपर आपकी जो विकास दर देखा गया उस प्रकार की विकास जो है हमारे इंडिया में नहीं हुई. और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और जब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें आई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो लोग वहाँ पे जो है नौकरी की खोज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ भागने लगे और वो लोग ने फिर हाउसिंग और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए जो है यहाँ पे जगह तलाशनी शुरू कर दी. तो अब ये इसको कंपेयर कर रहे हैं इंडिया से कि भाई जिस प्रकार से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट देखने में आई, तो हमारी इंडिया में इस प्रकार की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई. ठीक है, और फिर यहाँ हमने देखा था प्रेसिडेंसी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे, फैक्ट्रीज स्थापित की थी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में. इसको जो है बाद में अंग्रेज़ों ने आपका जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास था इसको अपनी प्रेसिडेंसी बना लिया था, ताकि ये जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर हो जाए जहाँ से कि प्रॉपरली ब्रिटिश जो हैं इंडिया के रीजन्स को कंट्रोल कर सकें. ठीक है, अब फिर यहाँ पे इन्होंने आपको यह बताया कि आपका एक डी अर्बनाइजेशन का दौर शुरू हुआ, यानी जब मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, वहाँ के नवाब मारे गए, लोकल रूलर्स मारे गए और वहाँ पे जो भी डिमांड थी प्रोडक्ट्स की जब वो घट गई, तो वहाँ के जो कारीगर थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो सब आपका पूरी तरीके से तबाह हो गया. तो जो आपकी सिटी थी वो पूरी तरीके से अब आपकी डिक्लाइन पे आ गई, वो कोलैप्स होने लग गई. तो लोगों का जो है यहाँ पे जो शहरीकरण था वो अब जो है धीरे धीरे पीछे आने लग गया, कम होने लग गया. तो उसे हमने देखा इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डी अर्बनाइजेशन. जैसे आपका मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम है. ठीक है, तो ये ऐसे शहर थे जहाँ पे कि डी अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ. अब यहाँ पे दिल्ली बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है ये बहुत लंबे शहर से हृदय रहा है भारत का. यहाँ पे ना जाने कितने ही शासक आए और चले गए, लेकिन दिल्ली जो है आज भी वहाँ की वहाँ खड़ी है. तो यहाँ पे आपने दिल्ली में शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ा. ठीक है, कि शाहजहानाबाद में किस प्रकार से आपका एक ये वॉल्ड सिटी था जिसमें 14 गेट थे और साथ में इसमें आपका जो चांदनी चौक का स्ट्रीट है उसका बखान किया गया है. ठीक है, तो आपका ये जो शाहजहानाबाद है इसमें लाल किला और रेड फोर्ट जिसके नाम से आप जानते हैं, इसको लाल पत्थरों से बनाया गया है. ठीक है, और ये पूरी तरीके से दीवार से घिरा हुआ था जिसमें कि 14 गेट हुआ करते थे. इसमें चांदनी चौक का नाम आया है. फिर आपके फैज़ बाज़ार है. ओके, यहाँ पे बड़े बड़े आपके शाही प्रोसेशन हुआ करते थे जो कि जब यहाँ से पास होते तो ये एक फेस्टिवल की तरह, मतलब एक उत्सव की तरह मनाया जाता था. और यहाँ पे एक कैनल था, ओके, जो कि आपके चांदनी चौक के बीचों बीच से जाता था, राइट. और यहाँ पे दर्जनों की संख्या में जो है आपके बाज़ार थे, बहुत ज़्यादा बाज़ार, और जो आपके मोहल्लास थे बहुत अधिक डेंसली पॉपुलेटेड थे. और जामा मस्जिद जो कि जब भी जस्ट आपने पढ़ा, जिसको कि अंग्रेज़ों ने अगले 5 साल तक नमाज़ पढ़ने के लिए बंद कर दिया, तो ये उस वक्त की सबसे बड़ी और ग्रैंड मॉस्क इंडिया में हुआ करती थी. ओके, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बखान किया था कि आपके जो दिल्ली है यहाँ पे शाहजहाँ के टाइम में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था सूफी कल्चर का. ओके, बहुत से दरगाह, खानगाह और ईदगाह यहाँ पे हुआ करते थे. ओके, अब इतना कुछ देखने के बाद फिर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो थी अमीर और गरीब के बीच में जो एक भेदभाव इन्होंने दर्शाया है
कि जो अमीर थे और गरीब थे उनके रहन सहन में बहुत फ़र्क था, क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर लोग थे वो हवेलियों में, मैंशंस में रहा करते थे, जो गरीब थे उनके कच्चे घर हुआ करते थे। और जो लोग थे बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग थे जो इस खूबसूरती को, इस वैभव को जो है एंजॉय करते थे। ठीक है। और जब ये सब अपना पोएट्री वगैरह, नाच गाना और इन लोगों का सब चलता था तो अक्सर इन लोगों के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते थे, जो कई बार बहुत बड़ा रूप भी लेते। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। तो अभी मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली में जो है, अभी इसमें जब दिल्ली जो है जिसको हम आज जानते हैं, इसका जो एक्सपेंशन हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, वो आपका 1911 के बाद ही हुआ था। क्यों? क्योंकि उससे पहले 1803 तक जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता को बना के रखा था। ओके। लेकिन जब इन्होंने अपना कैपिटल बनाया दिल्ली को, तब इन्होंने जो है इसकी तरफ ध्यान दिया। राइट। अब फिर डेमोलिशिंग अ पास्ट में आपने देखा कि यहाँ पे एक भेदभाव नज़र आया कि भाई जो आपके अंग्रेज़ थे वे खुद को उन्होंने वाइट एरियाज़ में रखा हुआ था, यानी गोरे लोगों की जगह, जहाँ पे कि गोरे लोग ब्रिटिश रहते थे और जहाँ पे इंडियंस रहते थे उसको कहा गया ब्लैक एरियाज़। ओके। और अगर ये किसी भारतीय के साथ रहते भी थे तो वे ऐसे लोग थे जो कि इनकी तरह थे, यानी बहुत ज़्यादा जो अमीर थे, और बाकी लोग जो थे वो इनसे अलग रहते थे। और जो ब्रिटिश थे वो उर्दू और पर्शियन कल्चर को एंजॉय करते थे, और जितनी भी पोएट्री और लोकल फेस्टिवल्स थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया करते थे। और 1792 में जो है, यानी 1857 की क्रांति से पहले की बात बताई जा रही है, 1792 में जो है दिल्ली कॉलेज स्थापित किया गया, जिससे कि उस वक्त को रिनेसेंस का नाम दिया गया। यानी यहाँ पे जो विज्ञान और आपका कला था उसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद चीज़ें एकदम से बदल गई। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ जो है उस क्रांति से बुरी तरीके से बौखला गए, और फिर उन्होंने बहुत बुरी तरह से लोगों को मारना, काटना, उनको दबाना शुरू किया। और जब उन्होंने आक्रमण किया टाउन्स पे, तब जो लोग थे वो अपने शहरों से, अपने घरों से निकल के भागने लगे। उन्होंने शहर के बाहर जाके छोटे छोटे जो समुदाय थे वहाँ पे, या फिर टॉम्स वगैरह में जाके उन्होंने शरण ली, ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये सब अंग्रेज इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे लोगों के मन में परमानेंट डर बैठाना चाहते थे कि आगे से लोग इतनी बड़ी रिबल, इतना बड़ा रिवोल्ट करने की हिम्मत जुटा ना सके। और ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश ने जो क्या किया था, बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया। ठीक। और उसके बाद उसके जो भी कोर्ट थे, गार्डन थे, और जो भी उसकी पैलेस वगैरह थे, सबको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया, उसका उन्होंने रूप बदल के रख दिया, क्योंकि वो लोगों की याद से जो है दिल्ली को मिटा देना चाहते थे। वो ये दर्शाना चाहते थे कि दिल्ली में कभी कोई मुग़ल सल्तनत थी ही नहीं। तो इसी के तवज्जो पे उन लोगों ने जो भी आपका गार्डन है, पेविलियंस है, मस्जिद है, सबको पूरी तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ करके साफ़ करना शुरू कर दिया। ओके। वो चाह रहे थे कि पूरा क्लियर रेज्ड एरिया हो जाए, लोगों को पता भी ना चले कि यहाँ पे पहले था क्या। ओके। और दूसरी बात, सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत बड़ा इसमें एक कारण था। अब जीनतल मस्जिद थी, उसको इन्होंने बेकरी में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ मस्जिद पे इन्होंने 5 साल के लिए नमाज़ पढ़ने पे रोक लगा दी। 1/3 सिटी जो थी आपकी गिरा दी गई, उसको ख़त्म कर दिया गया, कैनल्स को भर दिया गया। और उसके बाद जो पश्चिम की दीवार थी शाहजहानाबाद की, उसको इन्होंने तोड़ के वहाँ पे रेलवे एस्टेब्लिश करने का इरादा बनाया। और वो यह चाहते थे कि अब इस दीवार को तोड़ के अब इस शहर को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। अब इन्होंने जो है सिविल लाइन्स एरिया में रहना शुरू किया, जो कि उत्तर में था। ये अपने आप को उन इंडियन से अलग करना चाहते थे जो कि वॉल्ड सिटी में रहना चाहते थे। अब 1792 में जो दिल्ली कॉलेज स्थापित किया गया था, उन्होंने 1877 में इसको बंद कर दिया। ओके। तो ये था अंग्रेज़ों का बदला 1857 की क्रांति के फल स्वरूप। अब ये जो आपका अगला टॉपिक है, प्लानिंग अ न्यू सिटी, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, विल मीट अगेन। टिल दैट टाइम, सी यू, बाय बाय।